हेलो एवरीवन। ये विजन आईएएस पीटी 365 2024 के लिए जो सुर्खियों में रही सरकारी योजनाएं उसके लिए है ये, और ये है अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक के लिए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं इंपोर्टेंट हैं। इसमें यहाँ पर अलग अलग मंत्रालय की दी हुई है, जैसे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उसके लिए दी हुई है, और यहाँ पर देखो यहाँ संचार मंत्रालय के दिए लिए भी है। और इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स होती है उसकी, रक्षा मंत्रालय की योजनाएं जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च की गई है। अब यहाँ पर सुर्खियों में रही योजनाएं कौन कौन सी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी नागर विमानन मंत्रालय की योजनाएं कौन कौन सी हैं, और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं। भारी उद्योग मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी है उसके अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं ये भी देखना है। और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के जो ऊर्जा मंत्रालय उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय विद्युत मंत्रालय। तो यहाँ पर सभी मंत्रालय की योजनाएं दी हुई हैं जिसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट योजनाएं लॉन्च की गई हैं। तो यहाँ पर वो सभी मंत्रालय और योजनाएं देखते हैं कौन कौन सी योजना है। तो इसमें यहाँ पर फर्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो ये सुर्खियों में रही योजनाएं हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो फर्स्ट है कृषि अवसंरचना कोष जो किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो फर्स्ट स्कीम है वो है कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF। अब ये सुर्खियों में क्यों रही है। अब एक अभियान शुरू किया गया है इसके अंतर्गत। अभियान कौन सा है। भारत बैंक्स हेराल्डिंग एक्सीलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। भारत एक अभियान है भारत जो किसके अंतर्गत कृषि अवसंरचना कोष योजना के अंतर्गत एक नया अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है भारत। अब ये जो योजना है इसके बारे में देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य है जैसे कि कोई भी योजना है उसके लिए 4 बातों का ध्यान रखना है बस। अगर हमें उसमें इन बातों का पता है तो वो योजना का क्वेश्चन हो जाएगा, गलत नहीं होगा। पहला तो देखना है ये योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट ये है अगर कोई भी योजना है उसका फुल फॉर्म का पता होना चाहिए, कौन सी फुल फॉर्म है। और नंबर थर्ड है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। और नंबर 4 है कि ये योजना सेंट्रल सेक्टर्ड है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये भी देखना है। मतलब केंद्रीय क्षेत्र की योजना, एक तो होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, एक होता है केंद्रीय प्रायोजित योजना, एक ये देखना है। और नेक्स्ट जो देखना है यहाँ पर एक कार्यान्वयन एजेंसी भी देखनी है और उसका उद्देश्य देखना है योजना का। और यहाँ पर फुल फॉर्म देखनी है, योजना का प्रकार देखना है कैसा है प्रकार है, सेंट्रल सेक्टर्ड है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये भी देखना है। और उसकी अवधि भी देखनी है, कब से कब तक के लिए उसकी अवधि, यही देखना है। अगर ये बातें पता है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो योजना से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर देख लें जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है। कृषि अवसंरचना में मौजूदा अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करना। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो अवसंरचना संबंधी कमियां हैं उनको दूर करना है। जो भी हम खेती करते हैं और उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है तो उस कमी को ये स्कीम दूर करेगी, उसमें निवेश करेगी। और योजना का प्रकार क्या होगा, सेंट्रल सेक्टर्ड, मतलब कि केंद्र सरकार की ही ये योजना है। और इसमें जो 100% वित्त पोषण होगा वो कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और जो केंद्रीय प्रायोजित योजना होती हैं उसमें भागीदारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। जो मैदानी क्षेत्र वाले स्टेट होते हैं उसमें 60
और 40 होता है। मतलब कि जो 60% होगा वो तो किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और जो 40% होगा वो स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि हिमालय क्षेत्र हो गए और जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें 90:10 का होता है। मतलब 90% वित्त पोषण करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और जो 10% करेगी वो जो यूटी या फिर जो हिमालयी राज्य हैं, जो हिमालय पर्वत है उसके जो नीचे, हिमालय क्षेत्र के जो नीचे राज्य हैं उनमें कितना होगा, वो 10% उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये केंद्रीय क्षेत्र प्रकार की योजनाएं, और जो कार्यान्वयन एजेंसी होगी वो कौन होगी, नाबार्ड होगी, क्योंकि इसमें निवेश को जुटाएगी, इसमें निवेश को इन्वेस्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन, उसके मैनेजमेंट के लिए, जब फसल की कटाई होती है उसके मैनेजमेंट के लिए बुनियादी ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजना में निवेश करेगी। जो भी वहां पर जैसे कृषि की जा रही है, खेती की जा रही है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी हो रही है उन सभी कमियों को क्या करेगी, ये दूर करेगी। और क्या है, ये निवेश हेतु मध्यम दीर्घकालिक ऋण पोषित सुविधा प्रदान करेगी, मध्यम और दीर्घकालिक लंबे समय के लिए। अब इसकी यहाँ पर देख लेते हैं विशेषताएं क्या हैं। AIF में मई 2020 में केंद्र द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इसको शुरू किया गया था, जो कृषि अवसंरचना कोष है, मई 2020 में केंद्र द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में किया गया था। आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र में किया गया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में। और इसके लाभ क्या होंगे, लाभ किस किस को होगा, जो लाभार्थी होंगे इस योजना के, एक तो किसान होंगे, प्राथमिक कृषि साख समितियां होंगी, किसान उत्पादक का संगठन होंगे, और एक स्वयं सहायता समूह SHG होंगे। वित्तीय सहायता, इसमें 3% की ब्याज की छूट दी जाएगी। केंद्र और वित्तीय संस्थान ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष 3% की ब्याज छूट के साथ होगी। प्रबंधन और निगरानी कौन करेगा इसकी, प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के जरिए इसको संपन्न किया जाता है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियां जो रियल टाइम निगरानी और प्रभावी फीडबैक प्रदान करेंगी। कौन कौन यहाँ पर, एक तो प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा, और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समिति के द्वारा किया जाएगा, जो इसका प्रबंधन और निगरानी की जाएगी। अब जो भारत अभियान है इसके बारे में देख लेते हैं। जो भारत अभियान है वो कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत एक अभियान चलाया गया है। इस भारत का जो उद्देश्य है, ये अभियान भारत क्या है, ये लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करेगा। और सेकेंड है, इसमें कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा पर निवेश तैयार करना। जो भारत अभियान है, इसके ये उद्देश्य हैं। और इसके लाभ क्या क्या होंगे, किसानों के लिए लाभ होंगे, सरकार के लिए और उपभोक्ताओं के लिए भी। अब यहाँ पर किसानों के लिए देख लेते हैं क्यों लाभ होंगे। फसल की कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम होने और बिचौलियों की संख्या को कम करने से वे बाजार में अपनी उपज बेहतर दाम में बेच सकेंगे। अब यहाँ पर किसानों के लिए इसमें बोला है, ये किसानों के लिए ही लॉन्च किया गया है। और ये जो योजना है कृषि से रिलेटेड है, अवसंरचना कोष मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कोष मतलब कि वित्त जुटाया जाएगा। तो ये किसान और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। और इसमें लाभ का पता ही चल जाएगा कि किस किस के लिए लाभ होगा यहाँ पर। तो योजना से बस ये पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, इसका उद्देश्य कौन है, और ये मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है, और इसका क्या उद्देश्य है, मतलब क्या है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों चलाई जा रही है, बस ये करना है इसमें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो PM किसान है। और ये सुर्खियों में क्यों रही है, क्योंकि जो PM किसान के तहत 16वीं किस्त की राशि जारी की गई है, 16वीं किस्त जारी की गई है। और इसमें जो योजना का प्रकार है वो कैसा है, क्षेत्रक है, केंद्रीय जो सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है ये योजना का उद्देश्य। अब योजना का उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। अलग अलग कृषि
आदानों इनपुट्स की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को, उनकी घरेलू व्यय आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। अब यहाँ पर बताया है जो कृषि आदान है, जो एग्रीकल्चर है उसमें इनपुट्स जो किए जा रहे हैं उसके लिए जो खरीद की जाएगी सभी भूमि धारक किसानों को वित्तीय आवश्यकता, उनकी जो वित्तीय आवश्यकता उनको भी पूरा किया जाएगा और जो घरेलू खर्चे हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। ये इसके योजना के लक्ष्य हैं। अब लाभार्थी क्या है? कुछ अपवादों को छोड़कर सभी भूमि धारक किसान हैं। अब इसमें जो बड़े किसान हैं, जमींदार हैं, उनको इसमें छोड़ दिया गया है। तो ये सभी भूमि धारक किसानों पर लागू भी होती है, कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाता है। तो योजना के लाभ क्या होंगे? इसमें किसानों को प्रति वर्ष 4 महीने में, मतलब कि ये एक साल में 3 बार दी जाती है किस्त 2-2 हजार की, मतलब कि एक साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं और 4 महीने पर एक बार, 4 महीने पर एक बार दिए जाएंगे जो कि 2,000 की किस्त होगी। एक साल में 3 बार दिए जाएंगे और पूरे साल का कितना हो गया? 6,000 रुपए हो गए। सभी किसानों को, कुछ बड़े जमींदारों को छोड़ दिया जाए तो। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? जैसे कि सभी पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान की जाएगी। परिवार की परिभाषा क्या होगी? इसमें जो परिवार की इसमें परिभाषा देखेंगे वो क्या है? पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे हैं, तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा। अब योजना की विशेषताएं, योजना की विशेषताएं क्या है? अनिवार्य भू अभिलेख स्वामित्व अधिकार उन्हीं कृषक परिवारों को मिलेगा जिनके नाम भू अभिलेख में दर्ज किए गए हैं। अपवाद: वन निवासी पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड, जहां भूमि अभिलेखों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर जो वन निवासी हैं और पूर्वोत्तर हैं, झारखंड, यहाँ पर अलग, इनके लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें यहाँ पर लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य और जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ की सरकार के द्वारा की जाएगी। और यहाँ पर स्वयं पंजीकरण तंत्र, मोबाइल ऐप पीएम किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाकर पंजीकरण करवाया जा सकता है। अब यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान के सभी लाभार्थियों को किसान केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। जो भी इसके लाभार्थी होंगे योजना के, उनको केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। और यहाँ पर केसीसी के जरिए समय पर पुनर्भुगतान करने का अधिकतम 4% ब्याज के साथ फसल और पशु मछली पालन के जरिए पालन के लिए भी ऋण दिया जाएगा। जो भी कृषि से संबंधित और भी गतिविधियां हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऋण दिया जाएगा, जैसे कि फसल हो गई और पशु मछली पालन के लिए। ऋण से प्राप्त राशि प्रयोजन से इतर उपयोग या दुरुपयोग की रोकथाम की जाएगी। और परियोजना प्रबंधन इकाई शिकायत निवारण, तो इसमें ये इतना याद रखने वाली कोई बात नहीं है। शिकायत निवारण क्या होगा? यहाँ पर 2 सप्ताह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। जो भी इसमें शिकायत या प्रतिवेदन होगा 2 सप्ताह के अंदर, मतलब कि लगभग 15 दिनों के अंतर्गत इसमें जो भी शिकायत और निपटान होगा उसको खत्म किया जाएगा। और योजना के लिए अपात्र किसान क्यों होंगे? अपात्र मतलब कि जो पात्र नहीं है, ऐसे किसान जिनकी आय अधिक है वे योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये क्या है? यहाँ पर ये सुर्खियों में क्यों रही है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का डीसी क्लेम नामक डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत अब देख लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य, इस योजना का लक्ष्य क्या है? फसल की बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक व्यापक फसल बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इसमें बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा जो फसल की बुआई से लेकर जब तक उसकी कटाई नहीं होती है। और यह क्या है? केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसकी प्रकृति कैसी होगी? यह एक मांग आधारित योजना है तथा राज्यों के साथ साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। ये लाभार्थी कौन कौन होंगे? इसमें सभी किसान होंगे जो बटाईदार और काश्तकार होंगे, इस योजना के लिए पात्र हैं। और इसमें किसान स्वैच्छिक है, या तो वो अपनी बीमा कवरेज इसमें प्रदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनकी स्वैच्छिकता पर निर्भर करता है। अब इसके उद्देश्य क्या होंगे? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, स्थिर आय सुनिश्चित करना, उनकी आय स्थिर हो,
सुनिश्चित करना तथा कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना। नवोन्मेषी और आधुनिक कृषि पद्धतियां एवं फसल विविधीकरण को अपनाया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही फसल को हम बोते जा रहे हैं, इसमें विविधीकरण मतलब कि अलग अलग प्रकार की फसलों को भी बोया जाएगा और इनोवेशन भी किया जाएगा, आधुनिक कृषि पद्धति को लागू किया जाएगा। अब इसमें यहाँ पर योजनाएं, इसकी विशेषताएं क्या हैं? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो NAIS और NAIS के स्थान पर लाया गया है, इसे NAIS जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित NAIS के स्थान पर लाया गया है। हालांकि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मौसम संबंधी मापदंडों को फसल की पैदावार के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करता है। जो मौसम संबंधी मापदंड है फसल की पैदावार के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करेगा, जिससे किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके। इसमें जैसे कि किसान है, उनकी खेती को नुकसान हो गया, जो भी फसल बोई गई थी तो वो जैसे कोई तूफान आ गया तब उसके कारण खराब हो गई, अब तेज बारिश आ गई, किसी चीज़ के भी कारण अगर वो फसल खराब हो गई है तो इसमें उस नुकसान की भरपाई की जाती है किसानों को। अब यहाँ पर इसमें प्रीमियम का भुगतान होता है, जो किसान होते हैं उनको जमा करना पड़ता है। अब किसानों द्वारा भुगतान क्या क्या होगा? जैसे कि वाणिज्यिक या बागवानी फसलें हैं उसमें 5% की दर से बीमित राशि की जाएगी, मतलब कि उसमें हर महीने के हिसाब से उसमें जमा करना पड़ेगा। अब जो खरीफ फसलें होंगी उसमें कितना है? 2% है। खरीफ फसलें जैसे कि यहाँ पर धान हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, ये सभी किस्में आती हैं खरीफ की फसलों में आती है। रबी की फसलें जो होंगी उसमें 1.5% का प्रीमियम भुगतान करना होगा और सरकार द्वारा जो भुगतान किया जाएगा कितना किया जाएगा? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% है, जबकि अन्य राज्यों के लिए 50% की राशि की जाएगी। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से, जो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है ये। अब यहाँ पर है रबी और खरीफ की गई फसलें, सभी इसमें अनाज होंगे, मिलेट्स होंगे, दालें होंगी और तिलहन होंगे। प्रीमियम का भुगतान बीमित राशि के प्रतिशत या बीमांकित प्रीमियम दर होगी यहाँ पर, और फसल की कुल बीमित राशि के तौर पर इसमें देखा जाएगा। और जोखिम का कवरेज अपवर्जन अन्य देख लेते हैं। इसमें क्या है? बीमा इकाई जो सभी किसानों को सम्मान जोखिम का सामना करना होता है, आधार का अनिवार्य होना चाहिए और राज्य अपनी बीमा कंपनियां स्थापित कर सकते हैं और बीमा कंपनियों को 3 वर्ष के लिए व्यवसाय का आवंटन भी दिया जाएगा। इसके अंतर्गत और भी पहले जारी की गई हैं, जैसे कि डीसी क्लेम के तहत सभी दावों का बीमा कंपनी के बजाय राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के जरिए आकलन किया जाएगा। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली किसानों के खातों में भुगतान की जाएगी। तो इसमें ये याद रखने वाली बात नहीं है, अगर ये भी आ जाएगा तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर जो 2 है, इसमें जो केमिकल मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं सुर्खियों में रही हैं। अब शुरू की गई योजनाएं कौन सी हैं? सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स हेतु सहायता। देख लेते हैं इसमें क्या है, ये सुर्खियों में क्यों रही है। जो यहाँ पर AMDCF है, सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स, जो योजना को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के साथ शुरू किया गया है। इसके साथ में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, जो चिकित्सा के जो टूल्स हैं उसके विनिर्माण के मामलों में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है। जो उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, उसका जो विनिर्माण किया जाएगा उसके मामलों में आत्मनिर्भर बनाना है। योजना की अवधि 2023-24 से 2026-27 के लिए है ये। और यहाँ पर इसके 2 घटक भी हैं। सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता दी जाएगी और परीक्षण सुविधाओं के लिए भी सहायता। जो सामान्य सुविधा है उसके लिए भी सहायता और परीक्षण सुविधाओं के लिए, जो परीक्षण के लिए होगा। अब परियोजना प्रबंधन एजेंसी कौन सी होगी? परियोजना प्रबंधन एजेंसी भारतीय घरेलू उद्योग विकास, जो सिडबी है। सिडबी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिडबी का गठन कब किया गया था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये किस चीज़ से संबंधित काम करता है? इसके अन्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय सहायता प्रदान करके चिकित्सा उपकरण
क्लस्टर्स को मजबूत करना है और अधिक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना है और उन्हें क्या करना है, मजबूत भी करना है। इसका उद्देश्य यही है, क्लस्टर्स को मजबूत करना है। जो समूह होते हैं, चिकित्सा उपकरण के जो समूह है, क्लस्टर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना है और अधिक परीक्षण जो प्रयोगशालाएं उनको भी स्थापित करना है और मजबूत करना है। इस योजना की विशेषताएं क्या है? अब योजना के 2 घटक हैं यहाँ पर, जैसे कि सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता क्या है, इनका निर्माण करना, आर्थिक प्रोत्साहन देना है, जिसमें जो स्वीकृत योजना की लागत होगी 70% या 20% करोड़ रुपए, जो भी कम होगी, इसमें आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा ये होगी। हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए क्या होगी, 20 करोड़ होगी। क्लस्टर्स या परियोजना लागत का 90% जो भी इन दोनों में कम होगा। और इसमें पात्र क्या कौन कौन होगा? सरकारी या निजी संस्थाएं इसके पात्र होंगे। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो योजना है इसके लिए केवल सरकार ही पात्र है और ये राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सरकार भी और निजी जो संस्थाएं वो भी इसके लिए पात्र हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति जो 2023 थी, इसमें देख लेते हैं इसका विजन क्या था और यहाँ पर इसकी रणनीति क्या है। इसमें रोगी केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। जो रोगी केंद्रित दृष्टिकोण होगा इसमें उसको अपनाया जाएगा और अगले 25 वर्षों में विस्तारित वैश्विक बाजार में 10 से 12% हिस्सेदारी हासिल करना है। वैश्विक बाजार में कितनी? 10 से 12% हिस्सेदारी को हासिल करना है और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और नवाचार में वैश्विक नेतृत्वकर्ता का भी दर्जा प्राप्त करना है। 10 से 12% हिस्सेदारी हासिल करना है और यहाँ पर चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को मौजूदा $11 बिलियन से बढ़ाकर 2023 तक $50 बिलियन तक इसमें पहुंचा देना है। जो चिकित्सा उपकरण क्षेत्र है उसको 2030 तक $50 बिलियन तक। अब इसकी रणनीति देख लेते हैं, रणनीति क्या है। जैसे कि विनियमों को सुसंगत बनाना है, अवसंरचना को सक्षम बनाना है, क्योंकि जब यहाँ पर जो भी चिकित्सा से रिलेटेड उपकरण होंगे, टूल्स होंगे, उसमें आत्मनिर्भर बनाना है, तो यहाँ पर अवसंरचना को स्ट्रॉन्ग होगी। सही बात है। अनुसंधान, क्योंकि एक बात एक दूसरे से क्या होती है, इंटरलिंकिंग होती है। जैसे कि पीटी का कोई भी क्वेश्चन आता है, हमें उसमें कई बातों का पता होना चाहिए। जैसे कि नंबर फर्स्ट है जो क्वेश्चन है और उसके जो विकल्प दिए हुए हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर और उसके विकल्प दिए हुए हैं, तो उसमें एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। तो उसमें हमें पता चलता चला जाता है, हाँ ये तो इससे रिलेटेड है, हाँ फिर ये इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है, सही हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन गिवन है और हमें उसका एक भी ऑप्शन पता चल गया, हाँ यहाँ तो इसका ऐसा है ही नहीं, फिर उसके विकल्प को भी हम क्या कर लेते हैं, कनेक्टिव कर लेते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सब चीज़ों को पढ़ना आसान नहीं है। जो हम पढ़ते हैं वो वहाँ पर हमें मिलता नहीं है, तो हमें ये चीज़ें सब याद रखने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर अवसंरचना को सक्षम बनाना है, अनुसंधान व विकास एवं नवाचार को सुविधाजनक बनाना है, इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है, मानव संसाधन का विकास करना है। मानव संसाधन का जो हम इतना अवसंरचना में करेंगे, सक्षम बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो मानव संसाधन का क्या होगा, विकास ही होगा। ब्रांड पोजीशनिंग और जागरूकता को भी बढ़ावा देना है। जो ब्रांड पोजीशनिंग है और जागरूकता है उसको भी बढ़ावा देना है। और पीटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस टाइप से सोल्व करते हैं जिससे कि अच्छे मार्क्स आ जाएं, जो हमारी कट ऑफ होती है उससे भी हम आगे निकल जाएं, तो किस तरीके से हम वहाँ पर टेक्निक्स को अपनाएंगे, चाहे पेपर कितना भी हार्ड आ जाए, तो उसके लिए एक वीडियो आएगी जो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड बताया जाएगा और ये भी कि हाँ क्वेश्चन को वहाँ पर कैसे सोल्व करना है। इसमें नेक्स्ट यहाँ पर सुर्खियों में रही योजनाएं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना पीएमबीजेपी योजना क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी स्कीम। अब प्राथमिक कृषि ऋण समितियों जो पैक्स है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालन की अनुमति दे दी गई है। इसको जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालन की अनुमति दे दी गई है। अब इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, योजना का उद्देश्य क्या है। आम नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना। जो आम नागरिक हैं उनको सही कीमत पर, किफायती कीमत पर
गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए वो दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराना है। और इस योजना का जो प्रकार है वो क्या है, केंद्रीय क्षेत्रक मतलब कि सेंट्रल सेक्टर की ही योजनाएं हैं, ये योजना है। और खुदरा बिक्री केंद्र क्या है ये, यहाँ पर PMBJA के नामक समर्पित दुकानों के जरिए सभी नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्ता दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगे, ये तो पता ही है, ऊपर भी आ गया। कार्यान्वयन एजेंसी क्या होगी, जो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो ये योजना है इसके लिए कौन सी संस्था कार्यान्वयन एजेंसी होगी, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री भारतीय कृषि औषधि परियोजना, इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसके उद्देश्य क्या है, अब मेडिकल से रिलेटेड होगी, मतलब दवाइयों के लिए किफायती, आम नागरिकों को किफायती मूल्य पर दवाई दी जाए, इससे रिलेटेड होगी। गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों का कवरेज बढ़ाना होगा, प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत भी कम की जा सके। जेनेरिक दवाओं के बारे में इसमें जागरूकता का प्रसार किया जाएगा, फैलाव किया जाएगा जागरूकता का जेनेरिक दवाओं के बारे में। एंड नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के केंद्र स्थापित करके व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार के अवसरों को भी इसमें बढ़ाया जाएगा, इससे रोजगार के जो अवसर होंगे वो भी बढ़ेंगे, इसमें जागरूकता भी लाई जाएगी और इसमें जो उपचार की इकाई लागत को भी कम किया जाएगा और इसमें जो गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां हैं उनका कवरेज भी बढ़ाया जाएगा और वो भी किफायती मूल्य पर। पृष्ठभूमि क्या होगी, वर्ष 2015 में जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में बदल दिया गया था। 2015 में जन औषधि योजना जो क्या थी, जन औषधि योजना थी, उसको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में बदल दिया गया था। 2016 में फिर से PMBJP इसका नाम दे दिया गया था। 2015 में इसके प्लेस पर ये योजना और 2016 में PMJP योजना का नाम दे दिया गया था। अब इसके मालिकों को प्रोत्साहन, इसके मालिकों को जो प्रोत्साहन होगा क्या होगा, इसमें अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह उच्चतम के अधीन है, 15% या 15,000 प्रति माह। नीति आयोग द्वारा अधिसूचित जो क्षेत्र होंगे वो कौन कौन से, पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीपीय क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में खोले गए PMBJP केंद्रों या महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC या ST द्वारा खोले गए PMBJP केंद्रों को फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर तथा प्रिंटर के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए का भी एक मुफ्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अब इसके तहत जो आने वाले उत्पाद होंगे वो कौन से होंगे, जैसे यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद उत्पादक होंगे। सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फेक्टिस, एंटी एलर्जिक को कवर करने वाली दवाइयां और शल्य चिकित्सक उपकरण भी इसमें शामिल होंगे। और इसकी गुणवत्ता क्या होगी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नामक प्राधिकरण, फसाई और CE द्वारा प्रमाणित आपूर्तिकर्ता से खरीदी जाती हैं। तो यहाँ पर इसमें गुणवत्ता की भी बात की गई है। और यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण पहले जो योजना है इससे जुड़ी हुई, जैसे कि जन औषधि सुविधा, सैनिटरी नैपकिन 1 रुपया प्रति पैड की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत और हरित भारत के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जाएगा। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, इको फ्रेंडली होंगे। और जन औषधि सुगम ऐप क्या होगा, गूगल मैप के जरिए आसपास के जन औषधि केंद्रों का पता लगाने के लिए भी जन औषधि जेनेरिक दवाइयों का पता लगाने की सुविधा भी प्रदान करेगा ये। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर नागर विमानन मंत्रालय, इसमें सुर्खियों में कौन कौन सी योजनाएं रही हैं इस मंत्रालय की